वंदे मातरम विद्यार्थियों, एक बार फिर स्वागत है आपका एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम पढ़ रहे थे 12वीं भौतिक विज्ञान, जिसका प्रथम चैप्टर जो स्थिर विद्युत की स्थिर आवेश पर आधारित है वो हम पढ़ रहे थे, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जिसमें हमने पिछले वीडियो में विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ा। फ्लक्स का मतलब होता है विद्यार्थियों किसी क्षेत्र से गुजरना, और विद्युत फ्लक्स का यहाँ पर मतलब होगा किसी एक विद्युत क्षेत्र में हमने कोई एक क्षेत्रफल रख दिया तो उस क्षेत्रफल में से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है उसको ही हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि विद्युत फ्लक्स का मान ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। विद्युत फ्लक्स का मान डिपेंड करेगा जो आपका थीटा कोण है, थीटा कोण क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के मध्य का बनने वाला कोण, उस पर डिपेंड करता है। इसके बारे में हमने पढ़ लिया था, इसका मात्रक और विभव। तो जो विद्युत फ्लक्स है उसका मात्रक होता है विद्यार्थी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या इसको हम वोल्ट मीटर भी बोल सकते हैं। यहां तक हमने कल अध्ययन कर लिया था। आज हम उस पर बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, किस टाइप के न्यूमेरिकल विद्युत फ्लक्स पर बेस्ड पूछे जाते हैं। उसके बाद में हम शुरू करने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड एक अदर डेरिवेशन है वो भी हम करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं विद्यार्थियों। विकल्प बहुत मिलेंगे, रास्ता भटकाने के लिए संकल्प एक ही काफी है मंजिल पाने के लिए, और संकल्प इस बार सिर्फ और सिर्फ एक है, 12th कक्षा में ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज प्राप्त करें। तो आपको बहुत सारे छोटी छोटी खुशियां इधर उधर भटकाने की कोशिश करेगी, उन सब खुशियों को आप इग्नोर करके सिर्फ एक ही खुशी को ढूंढे कि किस तरीके से मैं 12th का जब मेरा रिजल्ट आए तो मुझे अपार संख्या में, बहुत ज्यादा संख्या में लोग बधाई देने वाले होने चाहिए, बहुत ज्यादा मुझे खुशी होनी चाहिए उस वक्त। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं विद्यार्थी इसी मोटिवेशन के साथ। देखो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकते हैं, जो हमने विद्युत फ्लक्स पढ़ा था उसके बारे में आपको बता रहा हूं कि जो क्वेश्चन है आपका वो इस तरीके से पूछा जा सकता है। मान लो उन्होंने कह दिया कि एक क्षेत्रफल है, एक क्या है क्षेत्रफल, और उसका मान जो है वो सदिश रूप में अगर दिया हुआ हो तो क्षेत्रफल जो सदिश रूप में दिया हुआ है उसका मान है 3i क्यूब प्लस 2j क्यूब, और क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और इस क्षेत्रफल को हमने एक विद्युत क्षेत्र में रखा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी विद्यार्थियों सदिश ही होती है, तो इसमें रखा है। और इसका जो मान है वो मान लो ऐसा है 7i क्यूब प्लस 4k क्यूब इंटू 10 की घात -5 न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। इसमें हमने रखा है, आपसे पूछ लिया कि विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। विद्युत फ्लक्स ज्ञात, जिसको हम I से दर्शाते हैं, तो विद्युत फ्लक्स लिख रहा हूं। इस तरीके का अगर विद्यार्थियों को क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको देखो कैसे सॉल्व करना है। हमने विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ लिया था, हमने पढ़ा था विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या पढ़ा था कि फाई ई जो है वो होता है दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल, ये सदिश राशि और ये वाली भी सदिश राशि। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल दोनों ही सदिश राशियां, और उन दोनों का अदिश गुणनफल जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, एच डी इनका मान पुट करना है। तो मैं यहाँ मान पुट कर देता हूँ। देखिए फाई ई बराबर जो है वो हो जाएगा आपका ए का मान दिया गया, ए का मान सॉरी ए का मान रख देते हैं 7i के प्लस 4k के, और गुणा में है 10 की घात -7, साथ में डॉट मल्टीप्लाई किसके साथ है, ए के साथ। तो ए का मान रख देते हैं 3i के प्लस 2j के। अब देखिए इनको हमें डॉट मल्टीप्लाई करना है विद्यार्थी, और डॉट मल्टीप्लाई हमने 11वीं कक्षा में पढ़ा था कि जो समान एकांक सदिश होते हैं, समान एकांक सदिश होते हैं उनका डॉट मल्टीप्लाई तो 1 होता है, और असमान एकांक सदिशों का डॉट मल्टीप्लाई 0 होता है। देखिए इनके बारे में एक बार फिर रिवाइज करा देता हूं क्या पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था जैसे समान, समान का मतलब i क्यूब डॉट i क्यूब पूरा, या फिर j क्यूब डॉट j क्यूब पूरा है, या फिर k क्यूब डॉट k क्यूब पूरा। इन सभी स्थितियों में हमें एक प्राप्त होगा।
एक समान एकांक सदिशों का गुणा हो रहा है, डॉट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उनका जो मान है वो कितना आएगा ए। और अगर ए समान, जैसे आई केप डॉट जे के या आई केप डॉट के या जे केप डॉट आई केप या जे केप डॉट के या के केप डॉट आई केप, हो सकता है के केप डॉट जे के, इन सभी का जो डॉट मल्टीप्लाई है वो विद्यार्थियों कितना होना है, शून्य हो जाना है। कितना हो जाएगा, शून्य। तो ये चीज हमने ऑलरेडी 11वीं कक्षा में पढ़ ली। अब देखिए हमें यहां पर डॉट मल्टीप्लाई करना है, हमें इनका क्या करना है विद्यार्थियों, डॉट मल्टीप्लाई करना है। तो गुणा कर देते हैं हम यहां पर, देखिए 5e बराबर आपका आ जाएगा 7i को 3i केप से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा आपका पास 21i केप डॉट आई केप, फिर प्लस में 7i केप को 2j केप से गुणा करूंगा तो ये आ गया 14i केप डॉट जे केप, प्लस में 4k को 3i से गुणा करूंगा तो 4 और 3 हो गया 12, यहां हो गया k केप डॉट आई केप, प्लस में 4 को गुणा करेंगे j से तो 8 k केप डॉट जे के, और इनके सबके गुणा में है 10 की घात -7, सबके गुणा में कितना है 10 की घात -7। यहां तक कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। देखिए अब करना क्या, अब क्या करना है, अब ये चीज देखनी है कि ये वाली जो चीज हमने पढ़ी है वो काम में लेनी है। देखो समान समान एकांक सदिशों का डॉट मल्टीप्लाई अदिश गुणनफल 1 होगा और असमान एकांक सदिशों का डॉट मल्टीप्लाई 0 होगा। देखो ये समान है तो इसका तो क्या हो जाएगा 1, तो ये 21 और 1 गुना में 1 रहेगा। ये असमान है 0, असमान है 0, असमान है 0, तो ये सारे बाकी के क्या हो जाएंगे 0। तो यहां हमारे पास क्या बचेगा 21 और गुणा में कौन है 10 की घात -7, 10 की घात -7, और इसका जो मात्रक है वो कितना विद्यार्थियों, वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो आपके यहां पर विद्युत फ्लक्स का जो मान आना है वो कितना आ गया 21 गुना 10 की घात -7 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। यहां तक कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और समझने की कोशिश करिए। चले अगले क्वेश्चन पर। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये आप अगर सॉल्व नहीं होता है, आंसर नहीं निकलता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अभी मैं फिलहाल आपको दे रहा हूं, एक आपको क्षेत्रफल सदिश दे रखा है, क्षेत्रफल है वो दे रखा है 3i केप प्लस jk और ये है मीटर स्क्वायर, और इसको हमने रखा है एक विद्युत क्षेत्र में, और विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो है 7j प्लस 16k न्यूटन प्रति मीटर। आपको यहां पर विद्युत फ्लक्स याद करना है, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स भाई ई का मान ज्ञात करना। ये क्वेश्चन आप करके लाओ, प्रैक्टिस करना है, फिर चलते हैं आगे। देखो ये जो मान आपको दे रखे हैं इस तरीके से सॉल्यूशन हो जाएंगे, सदिश रूप में आपको मान दे रखे थे, यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो दूसरे तरीके से आपको कैसे मान दे सकते हैं, दूसरे तरीके से आपको ऐसे दे सकते हैं, क्योंकि हमने एक देखो फाई का फॉर्मूला ये भी पढ़ा था, फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा। हो सकता है कि जो आपका क्षेत्रफल है वो थीटा कोण पर रखा हुआ, तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो आपका क्षेत्रफल है वो कहां पर रखा हुआ है, थीटा कोण पर। तो यहां देखो क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं आप, यहां ऐसे पूछ सकते हैं कि जो आपका क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का सदिश रूप में नहीं है, इस बार परिमाण के रूप में दे रखा है। तो आपका जो क्षेत्रफल है परिमाण के रूप में दे रखा है, सदिश रूप में नहीं है। अगर क्वेश्चन ऐसा रहता था, पिछले में सदिश रूप में दे रखा था, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक क्षेत्रफल है 2 गुना 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर, और इसको हमने रखा है एक विद्युत क्षेत्र में, उस विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो है 5 गुना 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम। तो आप बताइए यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, ऐसे भी पूछ सकते हैं। एक क्षेत्रफल है 2 गुना 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर, और उसको हमने एक विद्युत क्षेत्र जिसका परिमाण 5 गुना 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम है उसमें रखा है,
और इन दोनों के मध्य का जो कोण है थीटा, उसका मान मान लो दे रखा है 60 डिग्री है। यानी कि जो क्षेत्रफल है वो विद्युत क्षेत्र से के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। देखिए इसको सोल्व करने के लिए सेम प्रोसेस है, आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, अलग से कोई अप्रोच नहीं चाहिए इसके लिए। चलिए क्या करना है, फाई ई बराबर, ये हमने पढ़ लिया है कि ई ए कोस थीटा होता है, ई ए कोस थीटा होता है। तो मैं यहां रख देता हूं, देखो फाई ई बराबर ई का मान कितना है 5 गुणा 10 की घात 5 गुणा ए का मान कितना है 2 गुणा 10 की घात -2 गुणा कोस थीटा, तो हो जाएगा कोस 60 डिग्री। थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए विद्यार्थियों। अब समस्या बायोलॉजी वालों की ये हो सकती है कि कोस 60 का मान क्या होता है। तो बेटे ये तो आपने पहले भी 10वीं कक्षा 9वीं कक्षा उसमें भी पढ़ रखा है कि जो कोस 60 है उसका मान 1/2 होता है। कितना होता है बेटा? 1/2 होता है। तो ये चीज विद्यार्थियों आपको ध्यान रखनी है, टेबल तो आपको आनी ही चाहिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखो फाई ई 5 और इसको सोल्व कर देते हैं पहले 10 की घात 5 और 10 की घात -2, 5 गुणा 2 गुणा 10 की घात 3। ये वैसे ही सोल्व होगा कि दोनों के आधार तो समान हैं, गुणा में हैं और घातें जुड़ जाएगी। तो प्लस के 5 और माइनस के 3 जुड़ेंगे तो प्लस के 5 और माइनस के 2 जुड़ेंगे तो प्लस के 3 प्राप्त हो जाएंगे। और कोस 60 का मान है 1/2 विद्यार्थी। ये 2 से 2 कट गया तो आपके पास फाई ई का मान जो है वो आ जाएगा 5 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। यानी ये जो मान है वो आपका आ गया विद्युत फ्लक्स का मान। किसका आ गया विद्यार्थियों? विद्युत फ्लक्स का मान। तो इसी आधार पर एक क्वेश्चन तो बनता है जिसको आप करके लाओगे। ये आपके समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन आप ये करके लाओगे। देखिए इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक क्षेत्रफल है जिसका मान आपको 0.2 गुणा 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर दे रखा है। 0.2 गुणा 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर दे रखा है क्षेत्रफल। जो क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है उस विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो हो गया आपका 3 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम, और दोनों के मध्य का जो कोण है वो 30 डिग्री है विद्यार्थियों। अब आपको विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, फाई का मान ज्ञात करना। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है। आंसर क्या आते हैं कमेंट बॉक्स में लिखोगे कितने आंसर हैं, तो ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है विद्यार्थियों विद्युत द्विध्रुव। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, बिल्कुल होता है, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डाइपोल ही होता है। तो विद्युत द्विध्रुव के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। देखिए विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। देखिए विद्यार्थियों ऐसा दो ध्रुवों वाला निकाय, द्विध्रुव का मतलब दो ध्रुवों वाला निकाय, जिसमें दोनों ध्रुवों पर समान परिमाण का आवेश होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समान परिमाण का आवेश होना चाहिए, परंतु आवेश की प्रकृति विपरीत होनी चाहिए। आवेश की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? विपरीत होनी चाहिए और अति अल्प दूरी पर होने चाहिए। कैसे होना चाहिए? अति अल्प दूरी पर। नमक खाते हो तो देखो इसको समझो भी, NaCl। इस NaCl को आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा कि सर हम Na+ Cl- लिख सकते हैं, Na+Cl- लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक विद्युत द्विध्रुव है। ये क्या हो गया? विद्युत द्विध्रुव। कैसे? देखो ये हो गया Na+ और यहां हो गया Cl-। तो ये तो है आपका धनावेशी, तो ये है आपका ऋणावेशी। हम इसको कह सकते हैं कि ये एक विद्युत द्विध्रुव है। जो दोनों के बीच की दूरी है वो अति अल्प दूरी है विद्यार्थियों। कैसी है?
अति अल्प दूरी है। इसी तरीके से हम एग्जांपल ले सकते हैं H2O, HCl, ऐसे कोई भी एग्जांपल हम यहाँ पर लेकर ये देख सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। चलिए अब हम विद्युत द्विध्रुव के बारे में इसको परिभाषित करते हैं। लेकिन विद्युत द्विध्रुव तो विद्यार्थियों हमने पढ़ लिया कि ऐसी निकाय जिसमें दो समान परिमाण के आवेश परंतु प्रकृति में विपरीत और एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर हो, उसे ही हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे एक आवेश प्लस और दूसरा आवेश माइनस, देखिए दोनों का परिमाण कैसा है, समान है, और दोनों की प्रकृति कैसी है, विपरीत है। ये तो प्लस क्यू है मान लेते हैं और ये माइनस क्यू है, तो दोनों का परिमाण तो समान है, दोनों का परिमाण तो समान है, परंतु प्रकृति कैसी है, विपरीत है। जब अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो ऐसे निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। तो मैं इसको परिभाषित कर देता हूं, ऐसा निकाय जिसमें दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति, समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति, या हम ऐसे बोल सकते हैं विपरीत आवेश, समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित हो, अति अल्प दूरी पर। अति अल्प कितनी अल्प, अति अल्प कितनी अल्प, तो विद्यार्थियों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनके मध्य की जो दूरी होती है वो एंगस्ट्रॉम की कोटि की होती है। एंगस्ट्रॉम की कोटि का मतलब ये हो गया, एंगस्ट्रॉम आप जानते हो, नाम तो सुना ही होगा। एंगस्ट्रॉम की कोटि का मतलब ये हो गया कि 10 की घात -10 मीटर, यानी 8 इंटू 10 की घात -10 मीटर, 2 इंटू 10 की घात -10 मीटर। अब -10 मीटर है, इसका मतलब ये हो गया कि 1 के आगे 10 जीरो लगाओ और उतने भाग करो, आप 2 रख रहे हो या 3 रख रहे हो उसके, तो बहुत ही मतलब यूं मान सकते हैं कि नगण्य के लगभग दूरी होती है, अति अल्प दूरी होती है। तो ये एंगस्ट्रॉम की कोटि की होती है। जो इनके मध्य की दूरी होती है वो कैसे होती है विद्यार्थियों, एंगस्ट्रॉम के कोटि की। तो अति अल्प दूरी पर स्थित हो उसे क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है, विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसा कोई निकाय जिसमें विपरीत प्रकृति और समान परिमाण के दो आवेश हो जो अति अल्प दूरी पर हो, इस निकाय को हम क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यहां तक कोई समस्या आपके नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम यहाँ पर उदाहरण लिखना चाहे तो उदाहरण मैंने आपको बताया, आप लिख सकते हैं NaCl, H2O, HCl इत्यादि। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप लिख सकते हैं जो अलग अलग यानी धनावेशित और ऋणावेशित रूप से टूट जाते हैं जब एक दूसरे को तोड़ते हैं। चलिए अब हम चलते हैं, ये विद्युत द्विध्रुव हो गया। अब हम चलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। क्या होता है विद्यार्थियों, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो जो दो समान परिमाण के आवेश और प्रकृति में विपरीत आवेश हम विद्युत द्विध्रुव में लेते हैं, उनमें से एक आवेश का परिमाण और उन दोनों के मध्य की दूरी का गुणनफल हम करते हैं, उसे ही हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखो मैं लिख देता हूं यहां पर, यहां से शुरू करते हैं। विद्युत द्विध्रुव
में से किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल, दूरी के गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। को ही क्या कहते हैं विद्यार्थियों? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव जो हमने पढ़ा उसी से आगे हम चल रहे हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव हमने पढ़ा कि दो समान प्रकृति, समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यल्प दूरी पर होते हैं तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उनमें से एक आवेश का परिमाण उठा लिया, उनके मध्य की दूरी को उठा ली, गुणा कर दिया, क्या प्राप्त हो गया? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। किससे लिखते हैं इसको? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को इससे स्मॉल p से दर्शाया जाता है विद्यार्थियों। किससे दर्शाया जाता है? स्मॉल p से दर्शाया जाता है। ध्यान रखना, किससे दर्शाया जाएगा? स्मॉल p से दर्शाया जाएगा। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, ये हमारे पास प्लस था, ये कौन सा आवेश है? प्लस। और यहाँ पर हमारे पास माइनस आवेश। कौन सा आवेश हो गया? माइनस आवेश। ये क्या है? फिलहाल विद्युत द्विध्रुव है। ये क्या है? विद्युत द्विध्रुव। ये इसका केंद्र बिंदु और इन दोनों के मध्य की जो दूरी है उस दूरी को हम मान लेते हैं 2a। कितनी है? 2a। दोनों के मध्य की जो दूरी है विद्यार्थियों कितनी है? 2a है। तो यहां से विद्युत द्विध्रुव क्या होगा? तो यहां से हो जाएगा आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम स्मॉल p से दर्शाते हैं, जो कि इन दोनों आवेशों में से एक आवेश, दोनों आवेशों में से एक आवेश। इसका मतलब ये होता है विद्यार्थियों कि जो ये माइनस चिन्ह है, जब हम सदिश और अदिश के रूप में चलते हैं, जो ये माइनस चिन्ह है, तो ये माइनस चिन्ह सिर्फ दिशा को इंगित करता है। इसको इंगित करता है दिशा को। जब भी हम यहाँ पर परिमाण की बात करेंगे तो हम माइनस चिन्ह को नहीं लेके आएंगे, क्योंकि वो सिर्फ दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में क्या होगा? किसी दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण, आवेश तो दोनों समान है परिमाण में, तो दोनों में से कोई एक उठा लो। तो ये हो गया हमारे पास एक आवेश q। चिन्ह प्लस और माइनस कुछ नहीं लगाना, क्योंकि ये सिर्फ दिशा को इंगित कर रहे हैं। और दोनों के मध्य की दूरी, दोनों के मध्य की दूरी हमने क्या मान ली विद्यार्थियों? 2a। क्या मान ली? 2a। देखो, मानने को तो हम इसको a भी मान सकते हैं, लेकिन 2a से हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। आने वाले जो क्वेश्चंस है वो बड़ी आसानी से सोल्व हो जाएंगे। तो इसको a आप ऐसे मान लोगे कि जो इन दोनों के मध्य का केंद्र बिंदु है, जो द्विध्रुव है ना, इस द्विध्रुव का केंद्र बिंदु है, इस केंद्र बिंदु से ऋणावेश की तरफ और केंद्र बिंदु से धनावेश की तरफ a दूरियां हैं। तो टोटल दोनों के मध्य की दूरी कितनी हो गई? 2a हो गई। मतलब ये है, मान लो यहाँ प्लस q है और यहाँ माइनस q है, तो ये a है और ये भी क्या है? a। ये इन दोनों का केंद्र बिंदु है, दोनों का बीच का बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो इस मध्य बिंदु से प्लस q की ओर a दूरी, माइनस q की ओर a दूरी, तो टोटल दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? 2a होगी। तो वो हमने 2a लिख दिया। क्या लिख दिया? 2a। देखो, इस बारे में और जानकारी लेते हैं। इसको यही छोटा कर देता हूं ताकि सारी की सारी जानकारी हम एक ही पेज पर लिख दें। चलिए, यहां तक हो गया। देखो, ये विद्यार्थियों जो आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये एक सदिश राशि होती है विद्यार्थी। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है? सदिश राशि। कैसी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि है तो इसकी दिशा कहां से कहां होगी? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि है तो इसकी दिशा किधर से किधर होनी चाहिए?
देखिए सदिश राशि है और इसकी जो दिशा है वो दिशा होती है विद्यार्थियों, ये पॉइंट बहुत ज्यादा ध्यान में रखने वाला है। इसकी जो दिशा है वो होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर, ऋणावेश से धनावेश की ओर। हमने अक्सर पढ़ा है दिशाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आगमन की दिशा होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर। कहां से? ऋणावेश से धनावेश की ओर। इसको आप बैटरी से कंपेयर करके समझ सकते हो। बैटरी से कैसे? कि ये मान लो हमारे पास बैटरी है, ये प्लस है ये माइनस है। अब इसमें जो धारा है वो प्लस टर्मिनल से निकलती है और पूरे परिपथ में घूमकर माइनस टर्मिनल से एंट्री होती है। तो इस बैटरी के बाहर तो धारा प्लस से माइनस की ओर चल रही है, जबकि बैटरी के अंदर देखो माइनस से प्लस की ओर चल रही है। बैटरी में कहां चल रही है? माइनस से प्लस की ओर। तो वही बात यहां पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो सदिश राशि है और इसकी जो दिशा होती है विद्यार्थियों, वो दिशा आपकी क्या हो जाएगी? दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर हो जाएगी। तो हम विद्युत द्विध्रुव का सदिश रूप लिख देते हैं यहाँ पर। ये तो है सदिश क्यू कूलम, आप जानते हो आवेश अदिश राशि है और 2a जो दूरी है वो सदिश राशि, दूरी है वो क्या हो जाएगी? सदिश राशि। यहां तक कोई समस्या आपके नहीं आनी चाहिए। ये होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्या होता है विद्यार्थियों? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। क्लियर है यहां तक? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव में से किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों के मध्य की दूरी का गुणनफल ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है। Q गुणा या Q डॉट 2a को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, उसको स्मॉल p से दर्शाते हैं। ये एक सदिश राशि है। अब हम इसकी बात करते हैं मात्रक और विमा। अब बात करते हैं मात्रक और विमा की। चलिए विद्यार्थियों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब P का मात्रक। देखो P का मात्रक जो है आपका वो बराबर हो जाएगा किसके? क्योंकि P बराबर होता है Q डॉट 2a के, तो मात्रक भी बराबर हो जाएगा Q डॉट 2a के। तो इसमें तो ज्यादा कोई दिमाग पर बर्डन डालने वाली बात है नहीं। तो Q डॉट 2a का मात्रक, ये दोनों कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो मैं यहां लिख सकता हूं P यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। देखो Q क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है विद्यार्थियों? कूलम। Q क्या है? आवेश है और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। तो ये तो हो जाएगा आपका कूलम और गुणा में 2a। 2a यहां पर क्या है? दोनों आवेशों के मध्य की दूरी। तो 2a क्या है? दूरी। किस में नापेंगे? अरे किस में मापेंगे? मीटर में मापेंगे। तो ये हो जाएगा कूलम गुणा मीटर, कूलम गुणा मीटर। तो जो P है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसका मात्रक क्या हो गया विद्यार्थियों? कूलम गुणा मीटर हो गया। और इस कूलम गुणा मीटर को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम होता है डी बाई। हालांकि ये नाम मापतोल पद्धति में बहुत कम काम में आता है, पर आपको ज्ञान के रूप में पता रहना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो कूलम गुणा मीटर है वो भी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। और आप ये भी कह सकते हो कि डी बाई है जो भी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। हो सकता है आपको ऑप्शन में डी बाई दे देगा, कूलम गुणा मीटर देवे ही। चलिए, तो इसका जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा? डी बाई या कूलम गुणा मीटर। अगला है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा। विद्यार्थियों सेम वही बात है, विमा हो जाएगी आपकी Q डॉट 2a की विमा के बराबर। देखो इससे ये जो हम लिख रहे हैं ना Q डॉट 2a की विमा, इससे हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि इनकी विमा क्या होगी, मात्रक क्या होगा। तो Q की देखो कूलम, कूलम की विमा A1T1 हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। और 2a दूरी, दूरी को किसमें? मीटर में मापते हैं, तो L1 लंबाई। तो हम इसको लिख सकते हैं m0
L1 A1 T1। ये हमारे पास किसकी विमा आ गई विद्यार्थियों? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा आ गई। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा आ गई। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक तो ये बड़ा पोर्शन मात्रक क्या होता है जिसको हम कूलम्ब इंटू मीटर लिख सकते हैं या डी बाई कह सकते हैं, और एक पी की विमा m0 L1 A1 T1। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। हो गया यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमें आगे जो विद्युत द्विध्रुव है, इस विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? प्लस और माइनस। ये विद्युत द्विध्रुव होता है। ये आपका प्लस क्यू और ये आपका माइनस। अब ये जो विद्युत द्विध्रुव है, इसको हम अगर अक्षों में या अक्ष कहें या निरक्ष कहें तो वो क्या होते हैं? पहले तो हम उसके बारे में जानकारी लेते हैं, फिर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए हम यहां पर देख लेते हैं अक्ष और निरक्ष क्या होता है। देखिए विद्यार्थियों, ये आपका विद्युत द्विध्रुव है। अब इस विद्युत द्विध्रुव को इधर या इधर आगे बढ़ाएं, इसको तो हम कहेंगे विद्युत द्विध्रुव का अक्ष। ये तो क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव का अक्ष। और अगर हम ये आपका विद्युत द्विध्रुव है और इस विद्युत द्विध्रुव से ऐसे कोई बिंदु ले लेते हैं ऊर्ध्वाधर रूप से, तो ये जो है वो क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव का विद्यार्थियों कौन सा? निरक्ष। क्या कहलाता है? निरक्ष। तो ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यह भी ऐसे पूछा जाएगा विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो निरक्ष पर तो मान लो यहां हम कोई बिंदु ले सकते हैं, इस लाइन पर कहीं भी बिंदु ले सकते हैं। तो मान लो मैंने यहां कोई बिंदु ले लिया, तो ये निरक्ष पर हो गया। फिर इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर हम ज्ञात करेंगे। इस बिंदु पर क्या ज्ञात करेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और अगर आपसे अक्ष पर पूछा तो अक्ष पर आप इधर या इधर कहीं भी कोई बिंदु ले सकते हो। मान लो मैंने यहां कोई बिंदु ले लिया, बिंदु P, और इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये हमें विशेष तौर पर डेरिवेशन करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्ष और निरक्ष पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।